जूलियन को देखकर खड़े हो जाते हैं। जूलियन को देखकर शबनम एक अजीब नजर से देखती है। क्या हाल है गाइस? योजन ने सबसे हाथ मिलाते हुए कहा। भाई सब बढ़िया है, 2 साल बाद मिल रहे हैं। कमल ने जवाब दिया। हाँ यार, लास्ट कंपनी में जब हम वापस लौटे थे उसके अगले दिन ही बॉस मिस्टर कपूर ने आत्महत्या कर ली थी। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना होने की वजह से कंपनी बंद करनी पड़ी और इस वजह से हम सब अलग अलग हो गए, युचिका ने जवाब दिया। वैसे तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो? जूलियन ने पूछा। फिलहाल तो मुंबई चॉकलेट कंपनी में एरिया मैनेजर का काम कर रहा हूँ। कमल ने जवाब दिया। मेरी तो लखनऊ रेलवे में फिल्टर की जॉब है। आसिफ ने जवाब दिया। मैं दिल्ली के एक एनजीओ में जॉब कर रही हूँ, शबनम ने जवाब दिया। सबको सुनकर युचिका कहती है, बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वाह, मतलब हम सभी अलग अलग शहरों से आए हैं। योजन ने जवाब दिया। वैसे मैं लंदन में इंटीरियर डिजाइनर हूँ और योजन लंदन के न्यूज में एडिटर है, जूलियन ने जवाब दिया। वैसे वेडिंग वेन्यू कहाँ है? आसिफ ने पूछा। कुलधरा से जैसलमेर रास्ते पर लाल बाग की हवेली है। योजन ने जानकारी दी। लाल बाग? शबनम ने पूछा। हाँ, हवेली के आसपास लाल गुलाब का बाग था, इसलिए इसे लाल बाग की हवेली कहते हैं, जूलियन ने बताया। यार तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? कुलधरा भूतिया जगह है, कमल ने बोला। मतलब? जूलियन ने एकदम से पूछा। मतलब ये कि दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब ये खंडहर में नहीं तब्दील हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालेम सिंह की बुरी नजर पड़ी और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालेम सिंह की जिद बन गई। सालेम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान और गांव के आत्मसम्मान की थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती हैं। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है, जूलियन ने जवाब दिया। क्या? कमल ने पूछा। इस पर जूलियन कहती है, कुलधरा में कई वैज्ञानिक टीम गई हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी गए हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं मिला है। कुलधरा में 970 मकान हैं और सबकी अलग अलग कहानियां हैं। टीम अब कुलधरा के सबसे बड़े मकान में पहुंच गई थी। तफ्तीश के लिए सभी सदस्य वैज्ञानिक मशीनों के साथ घर के भीतर दाखिल हुए। ये घर देखने में वाकई बड़ा है, जो उस दौर के आलीशान मकानों की गवाही दे रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक इस घर में एक छोटी सी कोठरी है, जिसके तहखाने में पालीवाल ब्राह्मणों का खजाना दबा हुआ करता था। कहा जाता है कि आज भी उस खजाने की हिफाजत एक जहरीला कोबरा और कुछ अनजान शक्तियां मिलकर करती हैं। कमरे के एक कोने में उस तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। मुमकिन है कि पलायन के वक्त पालीवाल ब्राह्मणों की दौलत वाकई यहाँ मौजूद हो, लेकिन अनजान शक्तियों के मौजूदगी के दावे पर भरोसा करना मुश्किल था। टीम भीतर तो नहीं गई, लेकिन टॉर्च की रोशनी में पूरे तहखाने को खंगाला। टीम को वहां कहीं
चौंकाने वाली कोई बात नहीं नजर आई। कोई अनजान शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस बात पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी हवेली कुलधरा से काफी दूर है और हम उस तरफ नहीं जाएंगे। वैसे भी मैं इन सब से दूरी रहना पसंद करूंगा। योजन ने अपना बैग उठाते हुए कहा। तू अब भी इन चीजों से डरता है? युचिका ने हंसकर कहा। सभी एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं और तभी एक कार सामने आकर खड़ी हो जाती है। सभी कार में बैठ जाते हैं। योजन अपने फोन में कुकू एफएम पर एक कहानी सुनने लगता है। हेलो लिसनर, मैं हूँ आपकी दोस्त सुरभि और आपके लिए लाई है कुछ खास जानकारी। आज मैं आपको बताऊंगा जिंदा लोगों की भीड़ में ऐसे पहचाने भूत प्रेत को। कहा जाता है कि प्रेत आत्मा आदमी का रूप धरकर कहीं भी आ जा सकती है। वो आपके परिचित का रूप धरकर आपसे मनचाहा कार्य भी करवा सकती है। ऐसे में यदि कुछ खास उपायों को काम में लिया जाए तो आप हजारों लोगों के बीच में मौजूद प्रेत आत्माओं को पहचान सकते हैं, अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। प्रेत आत्माओं की पलक नहीं झपकती। उनकी आंखों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो शून्य में घूर रहे हों। उनकी आंखों में एक असीम सी गहराई महसूस होती है जिसमें आपका दिल खो जाने को मन करता है। यदि वो आत्मा अच्छी है तो आपको उन आंखों में देखने पर अच्छा महसूस होगा, जबकि बुरी आत्मा होने पर आपका दम सा घुटने लगेगा। पारलौकिक विशेषज्ञों के अनुसार भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न आदि मानव शरीर की तरह नहीं होते। इनका शरीर पंच तत्वों के बजाय केवल 3 तत्व अग्नि, वायु और आकाश का ही बना होता है। ऐसे में प्रेत आत्माओं के शरीर की परछाई नहीं बन पाती। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसकी रोशनी होने के बावजूद भी परछाई नहीं बन पा रही हो तो निश्चित मानिए कि वो प्रेत है। प्रेत आत्माएं धरती के गुरुत्व बल से मुक्त होती हैं। उनके पैर पूरी तरह से जमीन पर नहीं अड़ते। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उनके शरीर और जमीन के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देगा, जो कि इस बात का प्रतीक है कि वो सामान्य व्यक्ति ना होकर कुछ अन्य है। यदि आपके पास मिरर या कोई ऐसी वस्तु है जिसमें प्रतिबिंब देखा जा सके तो आप उसे भी प्रेत आत्मा की पहचान करने के लिए काम में ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे भी प्रेत माना जाता है। योजन अपना फोन बंद करके कार से बाहर देखने लगता है। बगल में एक जंगल था और दूसरी तरफ ट्रेन की पटरी जिस पर हुगली राधेनगर एक्सप्रेस निकल रही थी। कार ड्राइवर ने कार की स्पीड तेज कर ली थी। आसिफ एकदम से पूछता है, सब कुछ ठीक तो है ड्राइवर साहब? क्या बताऊं साहब, इस जंगल में एक भूतनी रहती है जो कि यहाँ गाड़ी खराब करके या ट्रेन के लोगों को बहका कर जंगल में ले जाती है। मेरा दोस्त चंदू बड़ी मुश्किल से बचा था उस प्रेतनी के माया जाल से। उस ड्राइवर ने जवाब दिया। वो कैसे भैया? युचिका ने पूछा। इस पर ड्राइवर जवाब देता है, मध्य जुलाई का समय था मैडम और रात के करीब 11 बज रहे थे। रात की कालिमा को बादलों की घटा ने और भी भयानक रूप से काली कलूटी बना दिया था। खैर, इस भयावह सन्नाटेदार अंधियारी रात की परवाह ना करते हुए हुगली राधेनगर एक्सप्रेस अपनी तेज रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर दौड़ते चली जा रही थी। चंदू अपनी सीट पर गहरी निद्रा में चला गया था, पर पास वाले सामने की सीट पर सोए हुए बुजुर्ग करवटें बदल रहे थे। उनके करवटें बदलने का कारण ये था कि उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था जो लगभग आधे पौने घंटे में आने वाला था। ठीक 11:40 पर चौं चौं करते हुए ट्रेन रुकी। बुजुर्ग ने तेजी से चंदू को हिलाकर जगाया और कहा, बेटा, मेरा स्टेशन आ गया है, जरा मेरा सामान उतरवाने में मेरी मदद कर दो। चंदू आंखें मलते हुए एवं अधखुले मुंह से जम्हाई लेते हुए उठ बैठा और उस बुजुर्ग के सीट के नीचे से उनकी अटैची और एक बड़े बैग को निकाला। फिर चंदू ने उस बुजुर्ग के सामान को ट्रेन से नीचे उतारा। बुजुर्ग ने चंदू को प्रशंसनीय दृष्टि से देखने के बजाय थोड़े उदास मन से देखा और फुसफुसा कर बोला, बेटा जरा सावधानी बरतना क्योंकि मेरी सीट अभिशापित है। लगभग 12 बजने को है। अच्छा होगा कि अपने स्टेशन पर उतरने तक तू जगा ही रहे। वैसे भी 3-4 घंटे में तेरा स्टेशन आ ही जाएगा। चंदू कुछ समझ नहीं सका, पर चेहरे पर प्रसन्नता लाते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति को बाय बाय किया और फिर अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस बुजुर्ग की कही हुई बात पर अनमने मन से विचार करने लगा। अब तो वैसे ही चंदू की नींद गायब हो चुकी थी और बार बार उसके दिमाग में एक ही बात कौंध रही थी कि उस बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि अपना स्टेशन आने तक जगा ही रहे। खैर, अब ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी थी
और धीरे धीरे अपना स्पीड पकड़ना शुरू कर दी थी। और इसी समय घनघोर घटा से बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर ट्रेन की छत को भिगोना शुरू कर दी थी। 5 मिनट भी नहीं बीता होगा कि ट्रेन अभी अपनी पूरी स्पीड में आ गई। और बारिश भी, जी हाँ, हल्की हवा के साथ जोरदार घरघराहट के साथ बारिश, जिससे हल्की हवा भी साए साए करने लगी थी। चंदू के आसपास की सीटें लगभग खाली ही थी, क्योंकि उसके डब्बे में उस बुजुर्ग के सिवा कोई और था ही नहीं। और वे बुजुर्ग भी चंदू को थोड़ी दिमाग पर जोर डालने वाली बात बताकर पिछले स्टेशन पर उतर चुके थे। बाकी के सभी यात्री तो पहले के ही स्टेशनों पर उतर चुके थे। यार, चंदू डरने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि लगभग भिन्न सहरे 3-4 बजे तक उसका स्टेशन आ ही जाएगा, तो क्यों नहीं जगकर ही समय काट लिया जाए। उसने बुजुर्ग के उतरने के समय जलाई हुई बत्तियों को वैसे ही जलने दिया था। अब मात्र एक बत्ती को छोड़कर बाकी बत्तियों को बुझा दिया तथा सीट पर ऐसे लेटा कि उसका मुंह सामने की सीट की ओर हो और आंखें बंद कर कुछ गुनगुनाने की कोशिश करने लगा। ट्रेन अपने प्रियतम से मिलने को आतुर किसी मदमस्त नव यौवना की तरह बारिश की परवाह ना करते हुए सरसराते हुए तेज गति से लोहे की पटरियों को बेरहमी से कुचलते हुए दौड़ी चली जा रही थी। अचानक तेज बिजली कौंधी और डिब्बे की खिड़की में लगे कांच को पार करते हुए डिब्बे में कुछ पल के लिए उंजियार कर रफू चक्कर हो गई। तभी अचानक हड़बड़ाकर चंदू उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति तेज कदमों से उस डब्बे में आया हो। अरे ये क्या? वो कुछ समझे उससे पहले ही एक नव युवती एक अटैची लिए धड़ाम से आकर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। मंद प्रकाश में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर साथ ही वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके बालों की लटों से पानी भी टपक रहा था। चंदू कुछ समझे कुछ बोले उससे पहले ही उस नव यौवना ने अपनी अटैची खोली और उसमें से तौलिए को निकाल कर अपने सर को पोंछने लगी। अपने बालों में तौलिए को फिराते हुए मंद प्रकाश में उसका गुलाबी चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। चंदू थोड़ा सकपका गया जब उसे बुजुर्ग की बात याद आई, और साथ ही उसके दिमाग में ये बात भी कौंधी कि अचानक इतनी तेज बारिश में इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में ये बला चढ़ी कैसे। वो बहुत ही घबरा गया, क्योंकि ट्रेन तो रुकी थी नहीं। फिर ये युवती यहाँ कैसे? अचानक उसके दिमाग से आवाज आई कि हो सकता है कि पिछले स्टेशन पर दूसरे डिब्बे में चढ़ गई हो और अब यहाँ पहुंची हो। पर फिर एक शंका उत्पन्न हुई, अगर किसी पिछले डिब्बे में चढ़ी भी तो बारिश तो ट्रेन के चलने के साथ शुरू हुई थी, तो ये भीगी कैसे? और ये भीगी भी इस तरह से है जैसे अभी अभी इसी बरसात में भीग कर आई हो। चंदू का दिमाग अब काम करना बंद कर दिया था और उसका पूरा शरीर पसीने से नहाना शुरू कर दिया था। पसीने की कुछ बूंदें तो उसके ललाट पर अपना घर भी बना ली थी। वो गुमसुम मन से डरे सहमे बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जड़वत बना रहा। 5 मिनट की चुप्पी के बाद अचानक उस नव युवती ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के अंदाज में अपना हाथ चंदू की तरफ बढ़ाया, और चंदू अपना हाथ बढ़ाए इससे पहले ही वो नव युवती बोल पड़ी, मेरा नाम चंदा है और मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। चंदू भी हकलाकर बोल पड़ा, मैं चंदू। बस इससे अधिक वो कुछ बोल ना सका। इसके बाद तो वो नव युवती इस तरह से बोलना शुरू कर दी जैसे कोई ऐसी समाचार वाचिका हो जिसे 10 मिनट में बिना ब्रेक के 1000 समाचार सुनाने हो। चंदू तो बस और बस थूक घोटे हुए बैठा रहा और डरे सहमे अपने स्टेशन का बेसब्री से इंतजार करता रहा। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि तेज चौयाने के साथ ही ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई। शायद कोई बहुत ही छोटा स्टेशन था। अभी चंदू कुछ समझे तभी उस स्टेशन पर लगे माइक उस बारिश में गूंगिया उठे। किसी मर्दानी आवाज में घोषणा की जा रही थी, तकनीकी खराबी के चलते गुगली राधेनगर एक्सप्रेस अभी आगे नहीं जा सकती।
इस तकनीकी खराबी को दूर करने में घंटों लग सकते हैं, इसलिए सभी यात्री सहयोग करें। चंदू के लिए ये एक और नई मुसीबत थी। अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। करे तो क्या करे? खैर उसने घड़ी देखी। उसकी घड़ी उस समय रात के 2 बजा रही थी। मन को तसल्ली दिया कि कोई बात नहीं, 2-3 घंटे में वैसे भी सुबह हो जाएगी। अचानक उसके सामने की सीट पर करवटें बदलती वो नव युवती फिर बोल पड़ी, लगता है कोई बड़ी खराबी हो गई है। खैर अगर आप चाहें तो मेरे साथ नीचे उतर सकते हैं। इस स्टेशन के पास ही मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग उनके घर पर जा सकते हैं और सुबह सुबह फिर कोई दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। चंदू कुछ बोल ना सका, पर पता नहीं क्यों उस नव युवती के पीछे पीछे अपना सामान लिए उतर पड़ा। तेज बारिश में अपने तेज कदमों से छप छप करती हुई स्टेशन के बाहर जाती हुई वो नव युवती और बेसुध सा उसके पीछे बेमन से घसीट कर चलता हुआ चंदू। लगभग 5-7 मिनट चलने के बाद उस नव युवती ने एक घर के बाहर लगी घंटी बजाई। दरवाजा खुला और वो घर के अंदर तथा पीछे पीछे चंदू भी। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत थी, पर चंदू उसको भी ठीक से देख नहीं पाया था। खैर घर के अंदर पहुंचते ही साथ आई नव युवती चंदा ने एक तौलिया लाकर चंदू को दिया और साथ ही कुछ अच्छे रात्रिकालीन शयनकालीन महंगे पहनावे तथा साथ ही हौले से मुस्कुराते हुए बोली, आप